जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 17वां दोस्तों, जो आपका मैथ की क्लास का रहने वाला दोस्तों। जिन भी स्टूडेंट के मैथ वीक है या एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ में, तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, इस क्लास के अंदर तो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा बहुत ही शानदार रहेगा। आज इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, मस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार आते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है दोस्तों, ठीक है, करके ही जाना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके आरपीएफ मैथ में 35 में से 35 स्कोर रहे दोस्तों, तो ये क्लासेस डेली देखना शुरू से अंत तक। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार संख्याओं का औसत ए बी सी डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो आप मुझे सी और डी का औसत बताइए क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, करके बताइए इस क्वेश्चन को क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब, जितने भी आपके मैथ में टॉपिक है उन हर टॉपिक से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की जाएगी इस क्लास के अंदर। देखिए दोस्तों, उसने कहा है मैं कि जो ए बी सी और ये डी, इन चारों का औसत हमें कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। इन चारों डिजिट का हमें औसत कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो यहाँ पे हम कुल औसत निकाल लो, कितना होगा, 26 दूनी 52 और 52 दूनी 104, यानी कि गुरुजी हमारा जो टोटल औसत हो गया इन चारों का 104 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने स्पेशली तुम्हें क्या दिया है, इसलिए स्पेशली कहा है कि उसने ए और बी का औसत दे रखा है 19.5। तो यहाँ पर लिख लो, उस क्वेश्चन ने कहा है कि हमें ए और बी, ये जो ए और बी का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 19.5। कितना दे रखा है, 19.5। तो कर लो, इन दोनों का औसत निकाल लो, 19.5। ये हमें कितना दे रखा है मेरे मित्रों, 19.5 दे रखा है। 19.5 कितना हुआ, 19 दूनी 38, 5 दूनी 10, 1 39 हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 39। अब आपको क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा है कि आप मुझे सी और डी का औसत ज्ञात करिए। तो भाई सी और डी का औसत ज्ञात करना है आपको। सी और डी का अगर आपको औसत ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे मेरे मित्रों, 104 में से आपको 39 माइनस करना होगा। 104 में से जब आप 39 माइनस करेंगे मेरे स्टूडेंट्स, तो आपके पास जवाब आएगा 65। ठीक है, अब आपको दो जनों का औसत पूछा तो 65 को 2 से भाग करना है। 65 को 2 से भाग करना, आंसर आ जाएगा दोस्तों बस। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है दोस्तों, बिल्कुल बस कैलकुलेटिव है। ठीक है, 2 से भाग कर लो, कितना आ रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 32.5। आंसर आया आपका 32.5। क्या आया, 32.5। आई होप कि आप सभी का आंसर यही आया होगा 32.5। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 238। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आपको अगर कंसेप्ट पता है दोस्तों ना, इस क्वेश्चन को आप विद इन 2 सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों, जब आपको कंसेप्ट पता होगा। 47 की पावर 25, 1 -1 निम्न में से पूर्णतः विभाज्य, ये किससे विभाज्य है, किससे पूरा डिविजिबल है दोस्तों, बताइए। आप सभी को पता है गुरुजी, जब भी a की पावर n हो, यहां पर मैं फॉर्मूला अच्छे से लिख देता हूं, कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जब भी a की पावर अगर आपको n दे रखी हो और b की पावर भी आपको n दे रखी हो, तो जो हमेशा, और हाँ, और यहां पर लिखता हूं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहां पर लिखता हूं, नीचे थोड़ा लिखता हूं। हाँ, जब भी आपको a की पावर n दे रखी हो और b की पावर भी आपको n दे रखी हो, तो ये जो n होता है दोस्तों, इन दोनों की अगर पावर विषम है, ये n जो घात है ना, अगर ये विषम है, अगर ये विषम है यानी कि ओड है, ये पावर अगर ओड है, ये भी पावर अगर ओड है, तो जो आंसर आएगा वो a माइनस बी होकर आंसर आएगा। ठीक है, ये जो आंसर आएगा मेरे मित्रों, ये जो आंसर आएगा वो आपके a माइनस बी होकर आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, a माइनस बी होकर आंसर आएगा। चलिए अब सॉल्व करते क्वेश्चन, कंसेप्ट पता चल गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते। उसने कहा है दोस्तों 47 की पावर 25 है। 47 की पावर कितनी दे रखी है उस क्वेश्चन ने, 25 दे रखी है। 47 की पावर कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। ठीक है, और आपको पता अगर वन के ऊपर आप कितनी भी पावर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा। तो आप देखिए, ये भी पावर विषम है और ये भी पावर विषम है, यानी कि ये भी ओड है और ये भी पावर ओड है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, a माइनस बी, यानी कि 47 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 46। आंसर कितना है, 46। लेकिन आप सोचोगे 46 तो है ही नहीं भाई, 46 नहीं है तो 46 का मल्टीपल है। क्या 46 को 23 भाग करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या 21 41 46 को भाग करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या 24 भाग करेगा,
नहीं 23 करेगा दोस्तों, सॉरी 23 करेगा, यहाँ पे ये 23 करेगा, 23 कर सकता है, ठीक है। बाकी 21 नहीं कर सकता, सी नहीं कर सकता और डी नहीं कर सकता, 19 भी भाग नहीं कर सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मेरे वीरों वो ऑप्शन नंबर ए। मेरा मेन मोटिव ये कि आपको यहाँ पर कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर साथियों आपको कंसेप्ट पता है तो दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन को फोड़ सकते इजीली तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 239, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। चार संख्याओं का जो गुणनफल होगा दोस्तों, चार क्रमागत यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर बता रहा है दोस्तों, क्रमागत, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हमें देखो हम चार क्रमागत संख्या ले लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4 सॉरी 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 4, ये हमने चार कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, चार क्रमागत संख्या ले ली। अब इनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा किससे विभाज्य होगा, क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो कर लो भाई, इनका गुणनफल कर लो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो 24 को कौन सा नंबर इसमें से विभाज्य कर रहा है दोस्तों, बताइए। गुरुजी 24 को विभाजित करेगा ना तो 10 करेगा, ना ही 22 करेगा, ना ही 48 करेगा। तो जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 240 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, हम मैथ के हर टॉपिक से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको शुरू से अंत तक क्लास को वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कंसेप्ट पता तो 1 सेकंड के अंदर आप आंसर दोगे। यस, ये भी पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, ये भी पॉसिबल है, आप 1 सेकंड के अंदर आंसर दोगे। कैसे, हमें पता है गुजी, जो दर गुणा समय बराबर हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। यानी कि दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना दे रखा है गुजी, हमें जो टाइम दे रखा है वो 9 वर्ष का टाइम दे रखा है। और हमें इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, यहाँ पे लाइन पढ़ो ध्यान से, साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है। यानी कि हमें साधारण ब्याज यहाँ पे 45% बता रखा है भाई। अब इसको डिवाइड कर लो, 9 एकम 9, 9 पंचे 45। तो जो दर निकल कर आई है मेरे वीरों, वो आपके 5% की दर निकल कर आई है। देखिए दोस्तों, ये समझाने के पर्पज से बताया, बाकी आप इसको विदिन 1 सेकंड के अंदर फोड़ सकते हो। अगर मेरा ये समझाया हुआ कंसेप्ट आपको समझ में आया है मेरे स्टूडेंट्स, तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर देना चाहूंगा, आप लोग जरूर करिएगा दोस्तों। आज मैं आपके लिए स्पेशली होमवर्क के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके लेके आया हूं दोस्तों। जो भी नया कंसेप्ट बताऊंगा उसका होमवर्क दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को सभी मेरे भाई बहन होमवर्क में करेंगे, इस क्वेश्चन को सभी मेरे भाई बहन होमवर्क में करके देंगे दोस्तों, ठीक है। आप सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में करना, तभी हमें पता चलेगा कि हम जो भी आपको समझा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें ताकि हमें पता चले कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है। जल्दी से मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर दो एक बार जल्दी से, और शेयर कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप देख ले किस एग्जाम में पूछा गया है। सब इंस्पेक्टर में पूछा। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि 20 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं बार बार हमेशा एक ही तरीके से सॉल्व करो, तो आपको पता होना चाहिए वो तरीका। जब भी आपको दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक पुस्तक का मूल्य, अंकित मूल्य 1100 रुपए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 1100 रुपए एमआरपी। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि अब भी वो 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो साथियों, कंसेप्ट या कहीं पर लिख रहे हो तो लिख लो दोस्तों, जब भी आपका डिस्काउंट वाला केस हो, यानी कि अंकित मूल्य वाली बट्टा वाला केस हो, तो उस केस में अगर आपको छूट दी जा रही है और साथ में अगर प्रॉफिट की भी बात करी जा रही है, तो आपको हमेशा यही करना है, एक तरफ लिखना क्रय मूल्य और एक तरफ लिखना अंकित मूल्य। ध्यान से सुनना, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, अंकित मूल्य, ठीक है। अब जब भी ऐसा करे तो आपको देखो छूट कितने की दी, 10% की छूट दी है, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हमारा 120% का। बस आपको ऐसा करना है, ठीक है। हमारा जो अंकित मूल्य मेरे स्टूडेंट्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120, लेकिन वो कह रहा है अंकित मूल्य 110 रुपए है। 110 रुपए है अंकित मूल्य, ठीक है। 110 रुपए मतलब 1100 रुपए है अंकित मूल्य, ठीक है। तो उसने पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको वन लाइन में सॉल्व कर लो। 1100, ये जो 1100 वैल्यू है दोस्तों किसकी है, 1100 ये वैल्यू किसकी है,
ये 120 की है और आपको 90 की वैल्यू पूछा है, बस इतना सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तो समझाने की तरीके से, जब आप समझ जाओगे ना तब खाली आप ये प्रोसेस लिखोगे ही नहीं, ये प्रोसेस से करोगे जल्दी होगा। ठीक है, ये तो खाली समझाने की प्रोसेस से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन बिगनर्स हैं, ठीक है, जिनकी मैथ थोड़ी वीक है, तो उनको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करो, ऐसे करना आपको क्वेश्चन ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपके। ठीक है, ये थोड़ा हम पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है गुरुजी, जब हम इसको 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको 3 की टेबल से काटो, 3 चौके 12, ये कितनी बार जाएगा, 3 की टेबल से काटो दोस्तों, ये जाएगा 3 चौके 12, 3 की टेबल से इसको भी काट लो, कितनी बार जाएगा, ये तो 3 चौके 12 गया, इसको काट लो, 3 3 9 ये 30 बार जाएगा। ठीक है, अब 4 की टेबल से इसको काट लो, 4 दूनी 8, इसको काट लो, 4 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, ये 4 से जा ही नहीं रहा, एक काम करिए 2 की टेबल से काट लो, चलो 2 की टेबल से काट लो, ये 2 बार जाएगा 2 की टेबल से, इसको काट लो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और एक बचेगा 55 दूनी 110। ठीक है, अब आप इसको 2 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 को 55 से गुणा कर लो, 15 गुणा 55 कर लो, आंसर आएगा आपके। ठीक है, 55 गुणा 15 आंसर आएगा, 55 गुणा 15 कर लो, गुणा कितना आ रहा है यहाँ पर गुणा करके देख लो, 15 पंचे 75 की 5 कैरी 7, 15 पंचे 75, 75 और 7 कितना हुआ, 82 हो गया, 825 आंसर आया ओवरऑल। कितना आया स्टूडेंट्स, 825। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में होगा। मेरा मेन मोटिव क्या है दोस्तों, कि आपको कंसेप्ट तैयार करना, आपके कंसेप्ट मजबूत करना। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि गुरुजी हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया हो, छूट और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही फोड़ना, कभी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार कंसेप्ट पर आधारित है। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन देख लो, आपके ये एग्जाम में पूछा गया, जो भी मेरे भाई बहन सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, 6 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा था ये क्वेश्चन। 8,000 रुपए की राशि, अब मुझे ये बताओ, ये राशि है यानी कि ये मूलधन नहीं है दोस्तों, ये आपके अमाउंट है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है, तो मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है। 8,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 वर्ष बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी यानी कि कुल राशि की आधी शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो बची हुई राशि ज्ञात करिए। ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। गुरुजी हमने जो कंसेप्ट सीखा है, 8% वार्षिक, 8% दर दे रखी है और 5 वर्ष दे रखा, तो जो साधारण ब्याज आएगा वो आपके निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर गुणा कर लो, 8 गुणा 5, जो आपका साधारण ब्याज आएगा वो 40% आएगा। ये तो हुई साधारण ब्याज की। मैंने अभी कहा था कि मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करना है, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से, ब्याज को ब्याज से। ठीक है, ये तो आपके साधारण ब्याज 40% निकला। ठीक है, किस पर, 8,000 पर, लेकिन उसने कहा ये अमाउंट है, तो आपका जो साधारण ब्याज होगा वो उसमें 100 इंक्लूड होता है, तो 140% को आपको 140% निकलेगा, इसमें 140% हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब आप मूलधन गुलाओगे तब जाके ये आपका अमाउंट बनेगा 140%। ये किसका है मेरे वीरों, 140% 8,000 का है, ये 8,000 का है। किसका है मेरे मित्रों, 8,000 का। 8,000 का कितना, 140%, 140%। ठीक है, अब उसने यहां पर ये लाइन एक बहुत ही शानदार कही है कि 5 वर्ष बाद अगर राशि निकाली गई, कुल राशि, यहां से समझिएगा, कुल राशि कितनी है, 8,000। 8,000 की आधी कब होगी, जब हम 2 से भाग करेंगे। बस ये सॉल्व कर लो, आंसर आपके कदमों में। देखो कैसे सॉल्व करना है, आप सभी को पता है कुछ 2 0 से हम 2 0 उड़ाएंगे, बिल्कुल सही है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, 2 की टेबल से इसको काटोगे 40 बार, 2 की टेबल से यहां पर ये कितनी बार जाएगा, 40 बार। अब आपको 40 को 140 से गुणा करना है, तो आप एक बार 2 0 को साइड में कर दो, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और दोनों 0 को बुला लो, कितना हो गया, 5600 रुपए। कितना आंसर आया मेरे वीरों, 5600। आई होप कि ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और देखा भी गया है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते दोस्तों कि कुछ इतना इजी क्वेश्चन, दोस्तों इजी नहीं है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उनको इजी लग रहा है दोस्तों। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम बिगिनर से वो तैयारी, उनके लिए डिफिकल्ट लगेगा फर्स्ट टाइम में, सेकंड बार में थोड़ा इजी पड़ेगा, थर्ड टाइम में पूरा इजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 245। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही शानदार और एक लॉजिक और ट्रिक बता रहा हूं, वैसे ही करना, कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपको दोस्तों उसी ट्रिक से करना है, कभी गलत नहीं होगा। कब कैसे करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए लिख लो दोस्तों कंसेप्ट में। ठीक है,
जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहां लिख लो। जब भी इस प्रकार का कंसेप्ट है आपको और बट्टे या करना है। क्या करना है दोस्तों? और बट्टे या, और बट्टे या से सॉल्व करना है, यानी कि एंड अपॉन और, क्या लिखना है? एंड अपॉन और लिखना है बस। अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है 4 पुरुष 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 6 पुरुष और बोला है ना दोस्तों, और में क्या आ रहा है? पहले 6 आ रहा है, पहले 6 लिख लो। बिल्कुल सही है, 6 लिख लिया हमने, ठीक है। 6 पुरुष हमने 6 लिख दिया। अब क्या आ रहा है? या आ रहा है। या कहां पर है? ये रहा 4 पुरुष, ये 4 पुरुष प्लस यहां पर भी देखो और क्या, और के बाद क्या आ रहा है? 11, तो यहां पर 11। उसके बाद या कितना आ रहा है? या ये रहा 6 लड़के, ये 6 लड़के। समझ में आया? बस। और यहां पर जितना भी हमें क्या पूछा है, कितने दिनों में, दिन निकालने, तो दिन यहां पर लिख दो, और हमें दिया कितना दिन यहां पर अलग से 20 दिन में। बस ये क्वेश्चन फोड़ लो और कुछ नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले ध्यान से देखो, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है? इन दोनों का एलसीएम 12 आ रहा है। तो इन दोनों को 12 कैसे बनाया जाए? जब आप इसको 3 से गुणा करोगे और इसको 2 से गुणा करोगे, ठीक है, तभी तो 12 बनेगा। जब इसको 3 से गुणा कर रहे हो तो इसको भी 3 से गुणा करो, इसको अगर 2 से गुणा करो तो इसको भी 2 से गुणा करो। अब आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, 6 तिया कितना होता है मेरे वीरों? ये कितना होगा? 18 होगा, ठीक है। और 6 दूनी 11 दूनी 22, ये कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 22 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 6 दूनी 4 तिया 12, और ये भी कितना हो? 4 तिया 12। ये तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि एलसीएम हम कर रहे हैं। तो 12 तो ये आ गया आपके, 12 ये आ गया। यहां से आपने 12 निकाल दिया। अब ऊपर कितना आ रहा है? इनको प्लस करो, 18 और 22 को प्लस करोगे तो 40 आ रहा है। कितना आ रहा है? 40। कितना आ रहा है स्टूडेंट? 40 आ रहा है। और हमें क्या दिन निकालने हैं, और एक जगह हमें कितना दे रखा है? 20 दे रखा है एक दिन, ठीक है। एक जगह कितना? 20 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो। आप सभी को पता है गुरुजी 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 2 एकम 2, 2 छंके 12, तो दिन कितना निकलेगा आपका? 6 दिन निकलेगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए दोस्तों, इतना मतलब अच्छा क्वेश्चन, उसको हमने इतना इजी ट्रिक से सॉल्व किया। बस आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है ना ब्रैकेट में, इसको नोट कर लेना दोस्तों, कहीं पर भी अगर आप कंसेप्ट की कॉपी बना रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मैंने कहा था आज आपको बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा, तो मैंने ये भी कहा था जो मैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट समझाऊंगा उसका होमवर्क भी दूंगा। तो मेरे वीरों, मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को जरूर होमवर्क में करना। आप सभी इस क्वेश्चन को होमवर्क करना। जो भी मैं आपको होमवर्क में देता हूं क्वेश्चन, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रहता है दोस्तों। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज मैं आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेके आया हूं। आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन करिएगा, इसको होमवर्क में करिएगा। इससे दोस्तों आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंसेप्ट जो भी आपने नया सीखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो गुरुजी हमें पता है जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज मान लो, अगर मान लो ये भुजा 4 है तो ये भुजा भी 4 होगी, तो ये भुजा भी 4 होगी। ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं। गुरुजी जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर मैं एरो करके लेके आ रहा हूं, ठीक है। ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है गुरुजी? हमें पता है √3/4, √3/4 भुजा गुणा भुजा का स्क्वायर, गुणा भुजा का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर का मतलब होता है कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर, गुणा ए स्क्वायर कितना दे रखा है हमें इसका क्षेत्रफल? हम थोड़ा इधर पीछे की तरफ लिखते हैं ताकि हमारा आगे स्पेस बचा रहा है, ठीक है। हम यहां लिखते हैं, हमें पता है कितना दे रखा है √3/4, ताकि सॉल्यूशन करने में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने वहां लिखा, और भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल है, लेकिन उसने क्षेत्रफल कितना दिया गुरुजी? उसने क्षेत्रफल दिया है 36√3, 36√3 दिया उसने क्षेत्रफल। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अगर आप देखें तो दोस्तों ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपको पता है ये 4 इधर भाग में, इधर आके गुणा में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बचेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 गुणा 4। और आप सभी को पता है दोस्तों 36 चौके कितना होता है? 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो ये 36 चौके 144 होता है। और आप सभी को पता है यहाँ लगा हुआ ए स्क्वायर, ये जब रूट हटेगा तो इसके पास क्या, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 44 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 12 का है। यानी आपको भुजा पता चल गई 12 है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि परिमाप कैसे निकालते हैं, कि सभी भुजाओं का योग, अगर एक भुजा 12 है तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएगी? 12 12 12, यानी 12 तिया 36 हो जाएगी। तो इसका जो परिमाप आएगा मेरे स्टूडेंट्स, वो आएगा 36 आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा,
ठीक है दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। आपने भुजा निकाल ली, अब परिमाप क्या होता है, परिमाप तो सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 248, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 4 बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद का औसत क्या है। जब भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको हमेशा एक ही ट्रिक अपनानी है दोस्तों। उसने कहा कि हमें 15वीं पारी के बाद का स्कोर बताना है, तो आप सभी को पता है 14वीं पारी में वो कुछ रन बनाता है, वो हमें नहीं पता है। वो 14वीं पारी में कुछ रन बनाता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है गुरुजी कि 15वीं पारी में वो कितने रन बनाता है, 92 रन बनाता है, 92 रन बनाता है। जब ये 92 रन बनाता है तो उसका 4 औसत बढ़ जाता है, पहले से 4 औसत बढ़ जाता है। वही तो कह रहा है कि इस प्रकार उसका 4 औसत बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पर 14 थे, 14 को 4 से गुणा करोगे तो टोटल औसत यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 56 बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी कितना उसका 92 है, तो आप क्या करेंगे, 56 में 92 में से 56 को घटा लो, 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा। तो जो 15वीं पारी के बाद जो उसका औसत होगा वो क्या होगा, 36 होगा। किस ऑप्शन में है मेरे वीरों 36? ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 249। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक मिश्र धातु में ए और बी का अनुपात 2 और 5 है। यदि मिश्र धातु केवल ए और बी से बनी है तो उस मिश्र धातु के 210 किलोग्राम में बी की मात्रा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी की मात्रा कितनी होगी। हमें दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में यह जानना है कि हमसे पूछा क्या गया है, हम वही तो निकालेंगे। हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, धड़ाधड़ सॉल्व करते जा रहे हैं, फिर बाद में पता चला अरे यार ये तो गलत हो गया। पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, पढ़ो, वो क्या डिमांड कर रहा है। वो हमें बोल रहा है बी की मात्रा कितनी होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि एक ए है और एक बी है, इनका अनुपात कितना दे रखा है मिश्र धातु में, 2:5। कितना, 2:5। यदि मिश्र धातु में केवल ए और बी से बनी होती है तो उस मिश्र धातु के 210 ग्राम, यानी कि उसने मिश्र धातु कितनी बताई, 210, लेकिन हमारे यहाँ मिश्र धातु कितनी हो रही है, 7x। कितनी हो रही है, 7x। कितनी हो रही है, 7x। ठीक है, उसने कहा है 210, तो इस 7x की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 210 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 210। यहां पर कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आई मेरे वीरों, x की वैल्यू यहां पर कितनी आई, गुणा करके निकाल लो, 210 7 या 21 यानी 210। तो कितना गुना हो रहा है, 30 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 30 गुना। कितना गुना हो रहा है दोस्तों, यहां पर कितना गुना हो रहा है, यहां पर हो रहा है 30 गुना हो रहा है। अब आपको x की वैल्यू पता चल गया, अब इसमें पुट कर दो, 30 दिया, 30 पंचे 150, हमें 30 को यहाँ पे भी गुणा कर लो। हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे, भले ही हमसे एक ही वैल्यू पूछा है लेकिन हम दोनों की वैल्यू करेंगे। निकलता है कि आपको यहाँ पर बी की वैल्यू पूछा है, क्या पता आपको ए की वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो आपको बी की वैल्यू पता चल गई, 150 आ गई, 30 पंचे 150 होता है और 30 दूनी 60, ये ए की वैल्यू होती है। हमें पूछा क्वेश्चन है बी की वैल्यू आप बताएं, तो बी की वैल्यू कितनी है, 150 है। तो किस ऑप्शन में 150, ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। केले की कीमत में 20% की कमी से एक ग्राहक 80 रुपए में 6 केले खरीद सकता है। यदि प्रति दर्जन मतलब कि हर एक दर्जन में केले की घटी हुई कीमत क्या है, यानी कि आपको हर एक दर्जन की, यानी प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितने केले घटे हुए, वो मूल्य आपको निकालना है एक दर्जन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों, दिमाग में बिठा लो, आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, मैं आप पे फॉर्मूला बता देता हूं। आपको ऐसे करना है कि रुपए बट्टा मात्रा गुणा प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमें दिया है, गुणा प्रतिशत बट्टे 100, बस ये करना है। ये फॉर्मूला नोट कर लो कॉपी में दोस्तों, अगर आप कंसेप्ट की कॉपी बनाते हो दोस्तों। ठीक है, ट्रिक की कॉपी बनाते हो तो वहां नोट कर लो। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन 4 थे। उसने कहा रुपए लिखो पहले, तो भाई कितने रुपए, 80 रुपए, तो भाई हमने यहाँ पे 80 रुपए लिख दिए, जैसा उसने कहा वैसा कर दिया। अब वो कह रहा मात्रा लिखो, कितने केले खरीद रहे, क्वांटिटी में 6 केले खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, उसने कहा कितने प्रतिशत, 20%। फोड़ दो क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म है। देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, अब इसको देखो, 100% लिखना, मैंने 80 कहाँ लिख दिया, यहाँ 100% लिखो। ठीक है, यहाँ पे कितना प्रतिशत लिखना है स्टूडेंट, 100% लिखना है, लिख लो। अब क्वेश्चन फोड़ दो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन करना कैसे, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 5 चौके 20, 2 तिया 6 और 2 दूनी 6 और 2 तिया 6 हो गई ना, 2 दूनी 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, और 2 दूनी यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पर गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो
और ये नीचे भाग में। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8, ये लिख दिया हमने 8, और नीचे कितना रहा 3, ठीक है, 8/3। मैं 8/3 साथियों यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 8/3 को यहाँ ना लिखते हुए यहाँ लिखो ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। 8/3 यहाँ पर लिखो, कितना आया दोस्तों 8/3। अब आपको उसने क्वेश्चन क्या बोला, ये तो आपने निकाल लिया, आप तो मुझे प्रति दर्जन बताइए, प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, आप सभी को पता गुरुजी 12 होते, तो 8/3 में कितने होंगे ये पूछा है, ठीक है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं दोस्तों, दर्जन थोड़ा सही लिखा, या 12 केले होते, 12 होते, ठीक है। तो आप सभी को पता 8/3 में कितना होगा, 8/3 में ये केले कितने होंगे, 8/3 में ये केले कितने होंगे, निकाल लो। तो हमें पता है गुरुजी, हमें पता कैलकुलेशन, 3 चौके 12 और 8 चौके 32, तो ये एक दर्जन में कितने केले बनेंगे, 32 केले बनेंगे। आई होप कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आपने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हम इसी तरह डेली क्लासेस लेते हैं आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाई क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखेंगे, यहाँ पर भी हम एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखेंगे और उसी कंसेप्ट से आपको इस क्वेश्चन को फोड़ने में विद इन 2 सेकंड्स लगेंगे। चलिए पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। अगर आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे, यानी कि किसी भी सम संख्या से गुणा कराओगे, किसी भी सम संख्या से गुणा कर, इवन EVEN, यहाँ पे इवन लिख दो, सम संख्या से गुणा कराओगे, तो ध्यान से सुनना, कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, EVEN, इवन नंबर से, ठीक है। अगर आप 5 को किसी भी, यानी किसी भी नंबर की 5 यूनिट प्लेस डिजिट है, अगर आप इवन या सम संख्या से गुणा कराओगे तो जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा 0 आएगा, भले ही आप करके देख लो। चलो यहाँ पर 5 लिखा, इसको आप इवन नंबर से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, इसका भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आया। चलो एक और आपको तसल्ली ना हो रही हो तो एक और कर लेते हैं, इवन नंबर 4 ले लेते हैं, 2 के बाद इवन नंबर, सम संख्या 4 लेते हैं, 5 चौके 20, देखो यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आता है। चलो एक और लेते हैं समझने के लिए, 5 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो इवन नंबर क्या, कितना आ रहा है, संख्या कितनी, 36 आ रही है, तो यहाँ पर भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। तो मेरे वीरों कंसेप्ट समझ में आया। अब क्वेश्चन को फोड़ते हैं। आप सभी को पता है गुरुजी उसने क्वेश्चन ने दिया हमें यहाँ पर 61 गुणा 62 गुणा 63 और ये डेट डॉट करके हमें 69 दिया, ठीक है। ये कंसेप्ट वाली लाइन मैंने डिब्बे में पैक कर देता हूँ यहाँ पर, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 61 आ रहा है, 62 आ रहा है, 63 आ रहा है, तो अब 64 भी है, 65 भी आएगा दोस्तों, हाँ बिल्कुल गुरुजी 65 भी आएगा, यहाँ पर यहाँ 64 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सभी को पता है इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा, जिस भी नंबर का इकाई अंक 5 है उसको अगर आप किसी भी इवन नंबर से गुणा कराओगे, यानी कि सम संख्या से गुणा कराओगे, तो हमेशा आपका इकाई अंक 0 आएगा। तो यहाँ पर 64 बैठा हुआ है, 64 बैठा हुआ है, तो 5 को आप 6 से या 4 से किसी भी से भी गुणा कर लो, इकाई अंक क्या आएगा, चलो 4 से गुणा कर लो, इकाई अंक 0 आ रहा है, 5 चौके 20, तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केस में हमेशा इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब मेन 100 की एक बात, अगर आप 5 से किसी भी इवन नंबर या सम संख्या को गुणा कराओगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा 0 आएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा भी आपके दिमाग में उतरा है तो मेरे वीरो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में फोड़ देना, क्वेश्चन को अभी फोड़ सकते हो, विद इन 1 सेकंड में फोड़ दो इस क्वेश्चन को होमवर्क में। सभी वीर कमेंट करेंगे होमवर्क में इस क्वेश्चन को करके बताएंगे दोस्तों अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। सभी भाई बहन इस क्वेश्चन को कंसेप्ट होमवर्क में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 1 जी हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, 8 हटा दो, ठीक है, ये हटा दो। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, एक का, हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1200 मतलब 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे। देख सकते हैं एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, आपको गुणनखंड ज्ञात करने, तो देखिए दोस्तों क्या ये नंबर 8 से विभाजित हो सकता है, कैसे पता करेंगे। अगर तीसरे नंबर पे अगर कोई इवन संख्या है तो जो पीछे के 2 अंक होंगे उसको हम 8 से भाग कर देंगे। अगर तीसरे नंबर पर कोई विषम संख्या है तो उसमें हम 4 जोड़कर भाग करेंगे। कंसेप्ट समझ में आया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर तीसरे नंबर पर कोई सम संख्या है तो जो 2 नंबर हमें पीछे के दे रखे उसको हम 8 से भाग कर देंगे। अगर तीसरे नंबर पर कोई विषम संख्या है तो उसको हम 88 में 4 जोड़कर 8 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर सम संख्या दे रखी हम 8 से भाग करते हैं, तो 8 से भाग कर लो, कितना हो रहा है, हमें पता चल गई संख्या 8 से भाग होगी। 8 एकम 8, 8 8 एकम 8, 8 4 12, 4 बचेंगे, 8 5 40, 2 बचेंगे, 28 हो जाएगा, 8 3 24, 4 बचेंगे, 8 6 48। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी देख लो, ये तीसरे नंबर पे क्या है, विषम संख्या, तो हम क्या करेंगे 36 में 4 जोड़ेंगे, 40 होगा, ठीक है। अब ये पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। कर लो, 8 गुणा कितना हो रहा है, 8 एकम 8, 7 बचेंगे, 8 8 14, 8 9 72, 1 बचेगा, 8 दूनी 16। अब ये भी गुणा कर लो, ये कितना होता है आप सभी को पता है, 8 गुणा 24 होता है। कितना होता है, 8 गुणा 24 होता है। इसको आप
फैक्टर करके भी तोड़ सकते थे, ठीक है, पर ये बेस्ट रहेगा एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो 24 के भी गुणन कर लो, 8 गुणा 3। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझना, यहां पर भी 2 की घात कितनी है, 3 है, यहां पर भी 2 की घात 3 है, यहां पर भी 2 की घात 3 है, और यहां पर भी 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। तो टोटल कितनी होगी 2 की घात 3, जी 3 × 3 3 6 3 3 12, यानी टोटल घातें कितनी हो गई 2 की घात, टोटल घात 12 हो गई दोस्तों। ध्यान से समझना कंसेप्ट को, टोटल घात कितनी होगी 2 की 12 हो गई, और गुणा पे यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो आप एक आगे बढ़कर इसको गुणा करते हैं। आप सभी को पता है कंसेप्ट, 12 से 1 क्या होता है 13 होता है, और 1 के बाद दूसरी संख्या क्या है 2 होती है, तो 13 गुणा 2 कितना होता है 26। बताइए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, बट ये कैलकुलेटिव था दोस्तों। इजी तो क्वेश्चन है ये, बट ये कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को ही एग्जाम में देना रेलवे की खासियत बात है दोस्तों। क्वेश्चन लगेगा इजी लेकिन कैलकुलेटिव देगा, जिससे आपका समय निकलेगा। और आप सभी को पता है एग्जाम में समय की कितनी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंस होती है समय की। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। 27 वस्तुओं को क्रय मूल्य, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, उसने क्या कहा है 27, देखो 27 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि 27 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को मैं आप हिंदी में ध्यान रखना दोस्तों क्रय मूल्य कहा जाता है। 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस अब कुछ नहीं है, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, निकाल दो अब क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब करना कैसे गुरुजी, अब हमारी कॉस्ट प्राइस 18 रुपए की है और हमारी जो सेलिंग प्राइस गुरुजी 27 रुपए की, काट लो भाई 3 की टेबल से, इजी पड़ जाएगा। 3 छंग 18 और 3 9 में 27, वापिस 3 की टेबल से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। आप इसको चाहते तो 9 की पारे से भी काट सकते थे। तो आपको पता चल गया गुरुजी 2 रुपए का सामान था, उसको मैंने 3 रुपए में बेच दिया, तो गुरुजी मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा 1 रुपए का, और प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि किस पे निकलती, क्रय मूल्य पर। कितनी है 2 रुपए की, तो 100% पे 50% की क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा मेरे मित्रों, 50% का हमें क्या होगा प्रॉफिट। तो हमारा जो आंसर आया वो 50% निकल के आया दोस्तों, ठीक है। तो 50 रुपए का हमें लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 255 दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन सभी वीर मेरे भाई बहन होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में। ये मेरे क्वेश्चन सभी भाई बहन होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करेंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम प्रश्न है, प्रथम 50 संख्याओं के घनों का औसत बताइए। तो गुरुजी घन पूछा है, अगर दोस्तों घन पूछा है तो दोस्तों आप घन की तरह ही सॉल्व करिए, ठीक है। आपको घन पूछा तो घन का फॉर्मूला लिख लो, n + 1 का स्क्वायर बट्टे 4, बस ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है। हमें दे रखा है दोस्तों n का मतलब 50 दे रखा है, यानी 50। अब समझना दोस्तों यहीं पर 50 गुना, अब देखो n का मतलब 50 है, 50 में 1 जोड़ोगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 49 होगा, माफी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे 49 होगा, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। यहाँ पे 49 है दोस्तों, यहाँ पर आप करेक्शन कर लो, यहाँ पर 49 है दोस्तों, 49 है, यहाँ 49 लिखिए, माफी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ 49 है, ठीक है। यहाँ करेक्शन करिए 49 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये 49 है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो n का मतलब क्या है 49 दे रखा है, तो 49 लिख लो, गुणा। अब देखो दोस्तों 49 और 1 कितना हुआ 50, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है, 2500 कितना होता है 2500 होता है, और गुणा में क्या लिखना है, भाग में क्या लिखना है 4। अब ये कैलकुलेटिव है दोस्तों, क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेटिव कैसे करना है। अब एक काम कर सकते हैं आप, इस 25 को दोस्तों 25 गुणा 100 लिख लो तो बेस्ट रहेगा। हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं, तो इस 25 को क्या लिखना है आपको 25 गुणा 100 लिख लो, ईजी रहेगा कैलकुलेटिव में, 25 गुणा 100। अब आप सभी को पता है गुरुजी जब हम 4 को 100 से भाग करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25। अब आपको 25 गुणा 49 गुणा 25 ये करना है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। 25 में 225, 225 का गुरुजी 5 होता है, कैरी 22, 25 चौके 100 और 22 कितना हुआ 122, ठीक है। अब गुणा करना है 25 से, चलो कर लो गुणा करके क्या आंसर आ रहा है निकाल लो। 25 पंचे 125 की 5 कैरी 12, ठीक है। 25 कम 25 हाँ, अब कर लो 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हुआ 62, 62 का 2 कैरी 6, 25 दूनी 50, 50 और 6 66, 66 का 6 कैरी 5, 25 से कम 25 और 30, यानी 30 625, 30 625 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप कि आज का कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन मजा आया आज की क्लास में, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास में मजा आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्लास में आपको मजा आया, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में
लगा कि आज के क्वेश्चंस लेवल थे, तो मेरे वीरों आपका लाइक हमें बताएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आप सभी भाई बहन मेरे इस क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो कंटेंट को लाइक करें, जल्दी से क्लास को शेयर करते हैं। देखो दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करना, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड भी इनको सॉल्व कर सके और अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकें। मेरी हर क्लास में मैं आपको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस कराता हूं दोस्तों, ठीक है। मेरा ये काम नहीं कि फटाफट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। मेरा मेन मोटिव रहता है कि मैं जितना हो सके उतना स्टूडेंट को कंसेप्ट डिलीवर करूं दोस्तों, जो भी इजी बनता है, ठीक है। ताकि दोस्तों कंसेप्ट अगर मजबूत होगा ना, तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दो, फोड़ कर आओगे दोस्तों, अगर कंसेप्ट मजबूत है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर भी पहली बार वॉच कर रहे हैं या क्लास को भी पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर, तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। साथियों, हम जीके जैसी क्लासेस दोस्तों आपके 1 तारीख से चालू करें दोस्तों, ठीक है। 1 तारीख से आप लोग हम जीके जैस की क्लासेस चालू करें, तब तक आप मैथ की क्लासेस सॉल्व करिए अच्छे से डेली बेसिस पर। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फ्री पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इस क्लास की मिल जाए विद नोट्स, तो बिल्कुल आप फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बुक में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप का नेम हमारा वही है, शाक्या जी की क्लासेस, आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारी जो क्लास दोस्तों डेली 8 PM पर होती है, डेली मैं आपके लिए मैथ का नया प्रैक्टिस सेट लाता हूं, नए क्वेश्चंस के साथ जो रिपीटेड रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और जल्दी से पीडीएफ लीजिए। जितनी भी हमारी क्लास हुई है सबकी पीडीएफ वहीं मिल जाएगी, ठीक है। कल हम दोस्तों इसी टाइम पर एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, एक और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।